सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो देखो, इस क्लास में हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखो इसमें हम जीएस का पोर्शन कवर करेंगे। जीएस में हम हिस्ट्री का देखो स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री से सारे टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको पीवाईक्यू के साथ आपको इसको क्लास को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पिछले 10 सालों के पीआईक्यू हैं, ठीक है, तो पिछले 10 सालों के, तो सारे 10 सालों के जो भी पीआईक्यू यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्ज़ाम्स में पूछा है, तो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। और आपका उसके साथ जो भी पोर्शन मतलब आगे एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो सब मैं इसमें कवर करूँगा। तो मतलब आपका एक तरह से जीएस का पूरा रिवीजन होने वाला है और आपको समझ आने वाली है कि यूपी ट्रिपल एससी क्या खेलता है अपने क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो इसमें देखो कौन कौन से आपके एग्ज़ाम कवर होंगे। एक तो आपका पेट हो गया, पेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, चलो यहाँ पे कर देते हैं, फिर साफ कर देंगे। तो एक तो आपका देखो पेट हो गया, पहले पेट तो आपका क्लियर होगा ही। पेट एग्ज़ाम जो भी देखो अब 3 साल इसकी वैलिडिटी कर दी गई है, आपको पता है ना। तो ये महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में इलेक्शन होगा, जिससे आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। जूनियर असिस्टेंट अभी हाल ही में रिजल्ट आया, ये भी एग्ज़ाम कवर होगा इससे। वीडियो का कवर होगा, ठीक है, अभी री एग्ज़ाम हुआ था इसका। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है। अब जो पेट होगा इससे ही आएंगे लोअर पीसीएस, तो आपके लिए पेट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और एक मंडी परिषद होता है, मंडी सचिव या मंडी परिषद, ठीक है, तो मंडी के एग्ज़ाम जो होंगे, लेखपाल के भी आएंगी 8,000 प्लस वैकेंसी। ठीक है, तो लेखपाल के भी 8,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और बीपीओ एग्ज़ाम इसकी तो आपने देखा है 15,000 प्लस वैकेंसी घोषणा हो गई है। तो जैसे ही पेट एग्ज़ाम होगा तो इन सब की वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए आपके लिए ये पेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि 3 साल की इसकी वैलिडिटी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होने वाला है ना, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो बढ़िया है, वैसे हो ही जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं। ठीक है, तो इलेक्शन है, इस वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्लास। तो मैंने इस क्लास में आपके लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, काफ़ी मेहनत की है, सारे क्वेश्चंस ढूंढना, सारे पेपर से कलेक्ट करना, टॉपिक वाइज उनको सीरियल मतलब संलग्न करना। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब के पीछे। तो आप लोग अप्रिशिएशन दिखा सकते हैं लाइक करके, अपने दोस्तों को शेयर करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो इतना कर दीजिए, इतना करने में क्या ही जाता है ना, इतना करके आप अप्रिशिएशन दीजिए। तो बाकी मैं आपको मेहनत करने वाला हूँ। हम देखो, अच्छा हाँ, तो 30 लेक्चर होने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, इस सीरीज़ में 30 लेक्चर होंगे। 30 लेक्चर में आपका जीएस कवर कर दूंगा। तो मतलब आज से 1 महीने अब बचे हैं आपके पेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो लगभग मैं आपके 40 घंटे लूँगा। ठीक है, 40 घंटे में आपको जीएस का मैं का से ज्ञ तक मतलब A to Z कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, तो सारी क्लियर हो गया जो भी है आपको। तो इस क्लास में हम सिंधु नाटिक सभ्यता और वैदिक संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए फिर आप। ठीक है, आओ चलो। अरे क्या हो गया, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। पहले इसको करते हैं साफ, ये तो समझ आ गया सबको। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो तुम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। देखो ये क्वेश्चन आया था आपके वीडियो के एग्जाम में 2018 में जो हुआ था। तो लोथल की खुदाई, अच्छा लोथल को तुम लोग जानते हो किस नाम से जानते हो? लोथल को सर हम किस नाम से जानते हो तुम लोग? लोथल को देखो, इसको मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है लोथल। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, लघु हड़प्पा। और ये कहाँ है, लोथल है कहाँ? लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो ये अहमदाबाद, तो अहमदाबाद गुजरात के आसपास का एरिया जो है वो लोथल कहलाता है। ठीक है, तो ये अहमदाबाद गुजरात का एरिया। इसकी खोज किसने की थी? खोज करने वाले कौन थे? तो खोज करने वाले थे रंगनाथ राव। ठीक है, अच्छा, तो रंगनाथ राव। ठीक है, तो रंगनाथ राव जी इसकी खोज करता थे। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। आपको एस रंगनाथ बहुत करना हो तो एस रंगनाथ राव कर दो, तो कौन सा होगा? SR राव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। एक तो आंसर तो आपको यही मिल गया है ना, तो आंसर आपको ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको कराता हूँ इसका क्वेश्चन पूरा A to Z करेंगे, डोंट वरी, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ताकि आपको जीएस और कहीं से पढ़ना ही ना पड़े, है ना। चलिए, तो एक तो खोज हो गई, एस रंगनाथ राव जी ने की थी। और किस नदी के किनारे है ये? भोगवा रिवर। ठीक है, तो भोगवा रिवर के किनारे, एक तो ये ध्यान रखा भोगवा रिवर। और क्या, अच्छा यहाँ से क्या क्या फेमस चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोथल एक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लोथल से देखो, एक तो आपने गोदीबाड़ा के साथ कहाँ से मिले हैं? गोदीबाड़ा के साथ यहीं लोथल से मिले, गोदीबाड़ा हो गया। और फेमस जो डॉकयार्ड था ना, जिसको इसको गोदीबाड़ा के नाम से ही जान जाते हैं, फेमस
जो फेमस डॉक यार्ड था वो भी आपको यहीं ध्यान रखना है, डॉक यार्ड, ठीक है। ये एक तो ये ध्यान रखिएगा। और हाथी के दांत यहाँ से मिले, मतलब हाथी के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। तो एक तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा ठीक है, तो पहले करते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल नाम की संस्था है, ठीक है, इसका पूरा नाम आपके जानते हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी स्थापना पता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के नाम से भी आपने सुना होगा इसका नाम कई बार, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना ASI भी लिख लो, कई बार ये इसी नाम से मिलेगा सिर्फ आपको, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1861, ठीक है, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद है ना आपको, तो ये नाम लिख लो। तो अलेक्जेंडर, तो अच्छा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैं सिर्फ अगर इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ, मतलब बस ये बोल तो रहा ही हूँ, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। ये तो अभी इसकी स्थापना करने वाले कौन है? कनिंघम। अच्छा, इन्होंने जब स्थापना की थी तो कहाँ की थी? कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ये कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर हमने बनाया था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। तो ये सब ध्यान रखना, ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिलहाल इसके हेड कौन है? वर्तमान अगर हेड पूछ लूँ मैं अब इससे, आपके वर्तमान में जो हेड हैं तो उनका नाम आप बता सकते हो क्या? तो वर्तमान में जो हेड हैं, या DG, डायरेक्टर जनरल के नाम से भी आप इन्हें जान सकते हो, तो यदुवीर सिंह रावत, ठीक है। तो इनका नाम लिख लो, तो यदुवीर सिंह रावत, ठीक है। तो वैसे पूछेगा नहीं इतना डिटेल में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं कब टफ हो जाए, है ना। तैयार रहो, वर्स्ट फेज के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो आंसर आपका C हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। SR राव, जिन्होंने लोथल की खुदाई की खोज की थी। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा देखो, कुछ और साइट हैं जिनके खोजकर्ता और नदियों के नाम आपको ध्यान रखना, यहीं पर कवर कर लेंगे हम सारा, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आओ, हड़प्पा की खोज, ये तो आपको सबको पता, रावी नदी के तट पर हुई थी। कहाँ? पंजाब में है, पाकिस्तान में जो भी फिलहाल है। तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 टू 1923, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कहीं भी कुछ भी हो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज, देखो इंदुस रिवर हो गई, कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में, RD बनर्जी द्वारा 1922 में, ठीक है। चलिए, धौलावीरा कच्छ गुजरात में है एक तो, और RS बिष्ट ने इसकी खोजकर्ता के नाम आप भूल भी जाओ, बट ईयर भी आपको भूल ही जाए, बट ये कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट खोजकर्ता भी देखो पूछा था, UPSSC ने पूछा ही था, तो याद रखना। कालीबंगन क्या है? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। अमलानंद घोष जी द्वारा 1950, आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी मत रटिएगा ईयर, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तभी ईयर पूछेगा आपसे। राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, और इसकी खोज 1969 में सूरजभान द्वारा की गई थी, ठीक है। और बनावली कहाँ? बनावली भी आपका हरियाणा में, RS बिष्ट 1973। चाणूदारो सिंध पाकिस्तान में, मजूमदार जी द्वारा 1931 में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ओवरव्यू आपको पढ़ लेना है, बस रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब याद है, ये मैं सब मान के चलता हूँ। रंगपुर भैया कहाँ है? रंगपुर तो आपको पता ही है, गुजरात में, रंगपुर गुजरात इंडिया में, ठीक है। SR राव द्वारा 1957 1958 में इसकी खोज की गई। सुरकोटदा गुजरात में है ये भी। आलमगीरपुर, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आलमगीरपुर आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप यूपी से हो, है ना। तो हिंडन रिवर है, और ये कहाँ है? यूपी में ही है, ठीक है। तो यूपी में हिंडन रिवर में है, बाई यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा 1955, ठीक है। ये आपको पूरा याद रखना, इसमें ईयर भी याद रखना, खोजकर्ता भी याद रखना। मेहरगढ़ कहाँ हो गया? बलूचिस्तान पाकिस्तान हो गया। रोपड़ आपको पंजाब है, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा जो 1955 में, तो आलमगीर और रोपड़ की एक साथ खोज हुई थी। और मांडा कहाँ? ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये आपका नॉर्दर्न साइट है, सबसे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब मोस्ट नॉर्दर्न साइट है। तो लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे, और जगत जोशी ने 1982 में किया था। तो चेनाब नदी ध्यान रखिएगा और स्थान याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, बस हो गया, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कवर करते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये तो आपको प्राप्त हुए थे यार, मुझे लगता है सुरकोटदा, है ना। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट मार्क करो पहले तुम, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरकोटदा। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको तो सुरकोटदा याद रखना, इसके लिए तो आप सुरकोटदा याद करो, ठीक है। तो सुरकोटदा, यहाँ से आपको घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। अभी मैंने बताया ये कहाँ है? कच्छ में है। कच्छ कहाँ? कच्छ गुजरात, ठीक है। तो कच्छ गुजरात में ये स्थित है, अभी हमने किया है।
किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी, ठीक है। तो सरस्वती नदी आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब स्थान याद रख लो, बस हो गया, ठीक है। तो सुरकोटदा, इसकी खोज हुई थी 1964 में जेपी जोशी द्वारा, जेपीजे, ठीक है। जेपीजे याद रखना, जेपी जोशी, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो कलश सावधान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कलश सावधान, ठीक है। तो कलश सावधान एक तो ये प्राप्त हुआ, ठीक है। और दूसरा कहाँ से? घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े की अस्थियों के लिए फेमस है, ठीक है। तो घोड़े की अस्थियाँ भी हमें यहीं से प्राप्त हुई, ठीक है। घोड़े की अस्थियाँ भी हमें यहीं से प्राप्त हुई। एक कब्रगाह भी यहाँ से प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। तो कब्रगाह के साक्ष्य भी यहीं से मिले। तो ये सब ध्यान रखना है सुरकोटदा के लिए, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिए, बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए, ठीक है। आ जाओ, अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये खुद देखो, आओ। हड़प्पा से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले? तो हड़प्पा से हमें साक्ष्य मिले हैं, एक तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी। और इसी को, अच्छा, हड़प्पा को हम जानते हो क्या कहते हैं? हड़प्पा को ही हम कहते हैं मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी ने ही पूछा है, ठीक है। तो मृतकों का टीला कहते हैं हड़प्पा को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या आपको पता रखना है? तो विशाल स्नानागार के साथ अन्नागार, कांस की नर्तकी मूर्ति, ठीक है, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, जिसको हम टोरसो भी कहते हैं कई बार, बुने हुए कपड़े। तो ये मोहनजोदड़ो आपके लिए यहीं से इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिली और अच्छे साक्ष्य मिले, इस वजह से हम यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। सुतकोंगेडोर, इससे भैया हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। तो इसी वजह से सिर्फ एक पॉइंट के लिए आपको सुतकोंगेडोर याद रखना है, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु। चानुदड़ो, तो मनके, चानुदड़ो से मनके याद रखना, और बनावली से भी मनके याद रखना। बनावली मैंने आगे कहीं ऐड किया? नहीं ऐड किया, तो बनावली भी आप ध्यान रखिएगा। तो बनावली से भी क्या? मनके, यहाँ से भी मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ से भी मनके प्राप्त हुए। तो चानुदड़ो से मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बट यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक इसको नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए, कालीबंगन से अग्निवेदिका, ये तो आपको बहुत याद है, मैंने बताया था। और चूड़ियाँ भी यहीं से मिली है ना, चूड़ियाँ जो आप चूड़ियों के साथ हैं वो भी यहीं से मिला है। ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल, कालीबंगन, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, धौलावीरा के बारे में पता है कुछ तुम्हें? धौलावीरा यहाँ पे तो नहीं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। आज धौलावीरा के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है। धौलावीरा से जानते हो क्या क्या मिला? एक तो जल निकासी का उत्तम प्रबंधन था। अगर जल निकासी के बारे में क्वेश्चन आता है तो धौलावीरा आपको बिना सोचे समझे टिक करता है, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन हो, धौलावीरा ऑप्शन ना भी हो तो अपने से बना के लिख देना, क्योंकि धौलावीरा ही करेक्ट आंसर है इसका। और यहीं से धौलावीरा से ही आपको जल कुंड भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, जल कुंड, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, आ जाओ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, सुरकोटदा, ठीक है। चलिए, और ये जो भी आगे क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी मैंने इस स्लाइड में डाल दिया है, तो यहाँ से भी आपको रिवीजन कर लेना है एक बार। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत बार रिपीटेड भी है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर का पिट देखा था, 2024 में हुआ था ना, और वो तो 23 में हुआ था, सॉरी 24 में कहाँ हुआ था। कितना खतरनाक था यार वो, है ना। चलो भाई, तो उसमें कट ऑफ भी नीचे आई थी, काफ़ी आई थी। चलो, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो अभी हमने किसके बारे में किया था? हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे? धौलावीरा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो धौलावीरा के बारे में और अच्छे से कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, धौलावीरा इसमें करेक्ट आंसर हो गया। धौलावीरा कहाँ पाया जाता है सर? ये पाया जाता है आपका गुजरात में। तो धौलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में। एक तो ये 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में, 3 पार्ट्स डिवाइड, ठीक है, 3 भागों में विभाजित हो गया। गुजरात में किस नदी के? लूनी रिवर, ठीक है। तो लूनी रिवर है, तो उसी के किनारे ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो कच्छ का रण याद रखना, कच्छ गुजरात याद रख लेना, या तो खादिर द्वीप भी कई बार कहते हैं। ये सब डिटेल में नहीं याद करना, मैं बता रहा हूँ, बस हो गया। खादिर द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। इसको याद मत करना, ये आपने क्या बता, पहली बार ही सुना होगा खादिर द्वीप। चलो, 3 भाग हैं, 3 भाग कौन कौन से थे? 3 भाग सर जो थे ना, 3 भाग के तीनों के नाम मैं लिख देता हूँ। एक तो पहला किला, ये पहला भाग था किला, और दूसरा भाग था मध्यनगर। तो दूसरा भाग था मध्यनगर, पहला भाग था किला, दूसरा भाग मध्यनगर, तीसरा निचला नगर। ये 3 पार्ट थे। इन 3 पार्टों के नाम भी आपको ऐसे मतलब बटा था, ठीक है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ था ऐसे। अच्छा, धौलावीरा को यूनेस्को में कब ऐड किया गया था? आपको कोई बता सकता है? तो धौलावीरा यूनेस्को की कौन से नंबर की साइट है भारत की?
यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को बताओ भाई, ये यूनेस्को की 40वें नंबर की साइट है। याद नहीं है तुम लोग, कितनी बार करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ाया है। तो 40वें नंबर की साइट है और इसको 27 जुलाई ना, हाँ ठीक है, तो 27 जुलाई 2021 2021 को ऐड किया गया था, ठीक है। तो 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखो, इतना तो ध्यान रख सकते हो। चलो, अच्छा ये जो सेशन कब, किस सेशन में वैसे नहीं पूछना चाहिए कब ऐड किया गया था। तो देखो, जब ये 44वें नंबर का सेशन हो रहा था ना चाइना में, तब इसको ऐड किया गया था। वो नहीं पूछेगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोगों को लिख रहा हूँ, लिख लो, मुझे नहीं लगता वो पूछा जाएगा। चलो ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक चीज़ और इसके बारे में हम देख लेते हैं, जो हड़प्पा की साइट है ना, देख लेते हैं चारों दिशाओं में आखिरी साइट कौन कौन सी हैं, ठीक है। आ जाओ, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये आपकी दिशाएं हो गई, तो ये हो गई नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। अब देखो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न साइड कौन सी थी, नॉर्दर्न साइड के बारे में लिख लो, क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ऐसे तो बता नहीं रहा आपको, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड तो मैंने आपको बताया था अभी, मांडा है ना, मांडा करके इसका नाम ध्यान रखना जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे ये स्थित है, ये इतना ध्यान रखना। और जम्मू कश्मीर में अगर जिला पूछता है तो अखनूर जिला, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, अखनूर जिला में स्थित है, ठीक है। तो अखनूर जिला में। अब ईस्टर्न साइड का नाम बता दो सर, तो ईस्टर्न साइड कौन सी है, आलमगीरपुर, ठीक है। तो आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ईस्टर्न साइड, जो कि कहाँ है, आपकी यूपी में। अब यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी का क्वेश्चन भाई फंस जाए तो फिर क्या ही बात है ना। तो अब ठीक है, तो ये कौन सी नदी, हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी ध्यान रखिएगा, बस हो गया, इतना ध्यान रखना है, कितना आसान ध्यान रखना। चलो, अब साउथ में साउदर्न साइड कौन सी है, दैमाबाद, ठीक है। तो सबसे साउथ में कौन सी साइड है, दैमाबाद साइड है। दैमाबाद कहाँ है आपकी, ये महाराष्ट्र में है। और कौन सी नदी, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना साथ में यहीं पर। चलिए, अब वेस्टर्न साइड सबसे सुतकांगेडोर, ठीक है। तो सुतकांगेडोर सबसे वेस्टर्न साइड है, ये कौन सी, कहाँ है, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा। एक तो बलूचिस्तान का नाम याद रखिए। अच्छा रिवर का नाम रिवर का नाम है दास्क रिवर, ठीक है। तो दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये चारों साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने वैसे मैप बना के समझा दिया, तो आप भूलोगी भी नहीं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, अपने पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका, धौलावीरा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी अब आने लगे, बहुत मात्रा में कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऐसे देखो, ये वीडियो के एग्जाम में आया था, ग्राम विकास अधिकारी 2018, जो आपका कैंसिल हो गया था, है ना, इसी का तो री एग्जाम हुआ था 2023 में। तो ये सिंधु के लोग हैं जो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट ये, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते थे, सिंडन, जो कपास को उत्पादन करते थे इनको हम सिंडन कहने लगे, क्योंकि ये इसी की खेती करते थे। और कौन कौन सी खेती कर लेते हैं ये लोग, और ये करते हैं, देखो गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, लिख दूँ क्या यहीं पर, ठीक है, लिख देता हूँ, क्या ही है। एक तो गेहूँ की खेती भी यहीं करते थे, गेहूँ चना हो गया, दाल हो गया, गेहूँ चना दाल, और क्या, और आप तिल की खेती भी करते थे, ठीक है, तिल के भी साक्ष्य मिले। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये भैया बिल्कुल गलत है। लकड़ी के बक्से में कहाँ से अनाज, इनको लिए लकड़ी का यूज ही नहीं पता था इनको ज़्यादा, है ना। चलो, तो एक तो ये गलत हो गया, ठीक है, आ जाओ। और सी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। देखो मैं पंजाब मानता हूँ, सिंध को भी मानता हूँ, पाकिस्तान भी, गुजरात भी, राजस्थान भी, बट पश्चिम बंगाल कहाँ से हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। पश्चिम बंगाल में तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो, डी क्या है, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते हैं। अच्छा, कौन सा कथन सत्य, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया ना इसका। तो क्योंकि देखो, कुत्ते बिल्ली तो ठीक है, हाथी घोड़े से परिचित तो थे बट पालते नहीं थे घोड़ों को, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो क्या क्या पालते थे, हाथी घोड़े से परिचित थे। हाथी जो आपका कहाँ मिला था, सुरकोटदा में इसके दांत मिले थे, घोड़े आपको लोथल में मिले थे घोड़ों के साथ, है ना। तो ये तो मैंने बताया था अभी आपको कहाँ कहाँ इनके साथ मिले, तो ये तो आपको दोनों नोट कर लिया होगा अपने पिछले क्वेश्चंस पे। अब देखो कुछ और फसल, तो इसका आंसर आपने ए मार्क कर लिया, ठीक है। चलो, तो कुछ और फसल के बारे में देख लेते हैं।
अब देखिए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, क्योंकि ये चावल वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं। चावल के साक्ष्य बताओ, और एक पहले चावल के साक्ष्य लिख ही लेते हैं। आ जाओ, क्या भाई ये श्री वगैरह लोग बार बार आ जाते हैं। ठीक है, तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, हमें लोथल से मिले हैं। एक तो चावल के साक्ष्य हमें लोथल से मिल गए, और दूसरा रोथल और रंगपुर से भी मिले। ठीक है, अच्छा एक खास बात बताऊं, हमें गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, जो गन्ना है आपका, गन्ने के साक्ष्य मिले ही नहीं। ठीक है, तो ये तो नहीं थे। एक और बात याद रखना है आपको कालीबंगन के बारे में। ठीक है, तो कालीबंगन, अब सर इसके बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ से भी हमें कुछ खेती से रिलेटेड काम हुआ है। कालीबंगा से हमें क्या मिला, जो आपके जुते हुए खेत होते हैं ना, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत मतलब हल से परिचित थे। जुते हुए लकड़ी के हल हमने साक्ष्य में किया था ना, मैंने पीछे बताया था अभी। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, हमें कालीबंगन से मिले। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रख सकते हो, कुछ धातुओं के बारे में भी देख लेते हैं, अब इतना कुछ देख रहे हैं। देखो, तो ये किससे किससे परिचित थे, तो कांसा से परिचित थे। ठीक है, तो कांसा से परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे। तांबा से परिचित, ये अच्छा, तांबा का फेवरेट स्थान कौन था, खेतड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खेतड़ी। ये यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, खेतड़ी राजस्थान में ये मिला था। तो राजस्थान की जो खेतड़ी खदान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है प्राचीन काल से ही। ठीक है, और ये लोग टिन से भी परिचित थे, टिन से भी परिचित थे। ठीक है, टिन थी। अब इन तीनों को मिला के क्या बना दिया गया था, फिर उन्होंने कांस्य बना दिया था, है ना। तो ये सब इन्होंने मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे पहले के भी। चलो एक और लिख लो, मैं वो भी बताना चाहूँ, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का नाम क्यों छूटे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिला था, सूती कपड़े के साथ, मैं पीछे भी बता चुका हूँ इसको, सूती कपड़े के साथ यहाँ से मिले थे हमें मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ होगा ना कि इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर आपने पता ही चली गया आपको। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आ जाओ। तो हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया। देखो यूपी SSC असिस्टेंट टेक्नीशियन, इसमें पूछा गया था एग्जाम 2022 में। ठीक है, अब तो भैया देखो हड़प्पा में लगभग, जानते हो तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, तो भैया यहाँ पर लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुए। 2000 मुहरें, आसान बात थोड़ी है, 2000 मुहरें प्राप्त हुई। 2000 मुहरें आसान थोड़ी है ना। और यहाँ मुहरें बनाने के मतलब बनाने का कारखाना भी मिला, ऐसा भी नहीं है। तो सेल खड़ी का प्रयोग करते, स्टेलाइट का प्रयोग करते थे मुहर बनाने के लिए। लिख लो तुम लोग ये। ठीक है, तो जो मुहर बनाने के लिए इन लोग किसका, सेल खड़ी, सेल खड़ी, या आप इसको क्या कहते थे, स्टेलाइट। ठीक है, स्टेलाइट इसका प्रयोग करते थे, सेल खड़ी का प्रयोग, ये लिख लो। ठीक है, मे भी कभी पूछ ले, है ना। तो तुम लोग फिर याद करोगे, मुझे सर ने पढ़ाया था तभी हम बता पाए, है ना। अच्छा, तो यहाँ से काफ़ी लघु लेख भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो लघु लेख, अब जो ये मुहरे थी ना, इनमें भैया क्या क्या देखने को मिला आपको, इनमें एक सरंगी पशु। ठीक है, एक सरंगी पशु, आप उसको एक सिंग वाला गैंडा समझ लो या कुछ और, क्योंकि गैंडा हमने अलग से भी देखा, एक सरंगी पशु भी है। तो एक सरंगी पशु इसमें था। ठीक है, इन मुहरों में, और क्या था, भैंस था। और बाघ का भी चित्र मिला हमें, बाघ का चित्र मिला, सांड का भी चित्र मिला, गैंडा का भी चित्र मिला, और किसका, बकरी, हाथी, ये सब मिले हमें। ठीक है, उन मुहरों में बकरी, हाथी, मतलब पशुओं के प्रेमी थे ये लोग, लगता है, क्योंकि उन्हीं से भाई इनका जीवन यापन होता था, है ना, तो क्यों नहीं चाहेंगे उन्हें। ठीक है, तो ये सब मिला, लेकिन क्या नहीं मिला, गाय। तो गाय नहीं मिली बेटा, गाय बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर, किस जानवर को दर्शाया नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गाय को नहीं दर्शाया गया। ठीक है, इन सब को दर्शाया गया बट गाय को तो नहीं। चलो, तो कुछ चीज़ें और देख लो। अच्छा, तो एक मोहनजोदड़ो के बारे में याद है, मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने अभी कराया था। यहाँ से क्या मिला था, तो मोहनजोदड़ो से हमें मिला था भी कांस्य की नर्तकी, है ना, कांस्य की नर्तकी। ये आपको ध्यान, बहुत फेमस, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है यूपी SSC का, कांस्य नर्तकी। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली। अच्छा, युगल समाधान पता है आपको, युगल समाधान कहाँ हुए, तो युगल समाधान कहाँ हुए बताओ भाई, यार कुछ तो आंसर किया करो तुम लोग भी। तो युगल समाधान हमें एक तो मिला हमें कालीबंगा से। ठीक है, तो एक हमें मिला युगल समाधान, एक तो हमें कालीबंगा से मिला, और तीन युगल समाधान लोथल से मिले हमें, लोथल से में किने 3 मिले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए।
और एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ। एक तो रोपड़ जगह याद है आपको? रोपड़ कहाँ? गुजरात में है ना। तो रोपड़ में से क्या प्राप्त हुआ? मालिक को हमने कुत्ते के साथ दफनाया मिला। मालिक प्लस कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। तो ये मालिक प्लस कुत्ते के साथ कहाँ से मिले? हमें रोपड़ से प्राप्त हुए। और लोथल से हमें भी साक्ष्य प्राप्त हुए। मृतक प्लस बकरा, मालिक प्लस जो मालिक रहा होगा प्लस उसका बकरा, ठीक है, बकरा प्रेमी था लगता है मालिक, तो ठीक है, मृतक प्लस बकरा आपको लोथल से मिला इसके साथ, ठीक है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो बने हैं ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गाय। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है? अरे यार, ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। कालीबंगा बिल्कुल है सर, लोथल बिल्कुल है सर, रोपड़ बिल्कुल है सर, पाटलिपुत्र नहीं है ना, पाटलिपुत्र बिल्कुल नहीं है। ये आपको मार्क कर लेना है, इसमें इतना क्या सोचना। पाटलिपुत्र के बारे में तुम लोगों को कुछ पता है? इसकी स्थापना किसने की थी, बता सकते हो? अब यहाँ तक आए तो कुछ तो जान ले भैया, पाटलिपुत्र का कुछ यूज तो हो ही जाए। तो इसका स्थापना हुई थी हर्यक वंश के, किसी ने, हर्यक वंश ने इसकी स्थापना की थी। पहली बात, कौन था? उदयन। तो हर्यक वंश के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और ये पाटलिपुत्र जानते हो कहाँ है? गंगा और सोन नदी जहाँ मिलते हैं। और गंगा और सोन कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में। गंगा और सोन का जो संगम है, ठीक है, गंगा एंड सोन का संगम जो है उसी को हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, गंगा और सोन कहाँ मिलते हैं? मैंने जो बताया उत्तर प्रदेश सही है क्या वो पूरी तरह से? आप बताओ इसको, ये तो आप बताओ बेटा अब, ठीक है। चलो, इतना आपको पाटलिपुत्र के बारे में भी ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या? अच्छा, मैंने देखो अभी इसको पहले बताया ना, पीछे बताया, तो इसको हम क्या कहते थे? मृतकों का टीला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला, ये भी आप ऐसे छोड़ दो। पसंदीदा शहर, ये सब क्या है? मृतकों वीडियो में पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और यहीं पर क्या मिला? अच्छा, मोहनजोदाड़ो में भी हमें क्या मिला था? बृहद स्नानागार, याद है ना? तो बृहद स्नानागार, ये तो आपको याद ही होगा। अब इसकी कितनी डायमेंशंस थी? 7 मीटर चौड़ाई थी और 11.88 मीटर ये लंबाई थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। देखो, अब जैसे जैसे आप क्लास ख़त्म होगी ना, आपको सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृत के बारे में क्लियर हो जाएगा आपका फंडा पूरा। मैं मान के चलता हूँ ऐसा, आपको मज़ा आ जाएगी क्लास करते करते। कुछ बच्चे तो छोड़ गए होंगे क्लास अभी से, है ना, बट कुछ ही हैं जो आखिर तक सस्टेन करते हैं क्लास में। थैंक यू, सुन के जाएंगे मेरा, वही उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है फिर, क्योंकि जो यहाँ मतलब पेशेंस ने दिखा पा रहा 1 घंटे से। इसकी गहराई भी तुम लोग लिखोगे क्या? गहराई लिखना हो तो लिख लो, 2.43 मीटर थी, है ना। फिर कमेंट करेंगे बच्चे, सर गहराई नहीं पता थी लगता है आपको। हैं, मैं जानता हूँ तुमको सब। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, इस चीज़ में क्या ही समझाऊँ, हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब वैदिक संस्कृत में अपने आते हैं, ठीक है। अब वैदिक संस्कृत वाला पार्ट कवर करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आज की क्लास का। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, महावाक्य कहाँ से लिया गया है? यूपी पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में। तो बताओ भाई, इसका आंसर दे सकते हो क्या तुम लोग? देना तो चाहिए यार तुम लोगों को, है ना। आ जाओ फिर करते हैं। तो ये देखो, आप उपनिषद के बारे में जानते हो? रुक जाओ। उपनिषद को क्या कहते हैं? उपनिषद का क्या समझते हो? उपनिषद को क्या समझते हो? भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है इन्हें, या भारतीय दर्शन का पिता। एक तो ये लिखो, पहली बात तो ये लिखो, भारतीय दर्शन का पिता या स्रोत, ठीक है। तो भारतीय दर्शन का पिता या स्रोत, ठीक है। तो भारतीय दर्शन का पिता या स्रोत इनको कहा जाता है। तो ये आप याद ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या होता है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा आई होप। टू सिट, तो टू सिट नियर समवन, ठीक है, मतलब समवन या टीचर कह सकते हो, ठीक है। तो टू सिट नियर समवन या टीचर, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। तो गुरु के समीप बैठना इसका मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है। और टोटल ज्ञात उपनिषद कितने हैं? टोटल ज्ञात जो उपनिषद हैं 108 हैं, 108 ही नंबर है, ठीक है। और जो सत्य, अच्छा ठीक है, रुको जाओ, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, पथ टू मोक्ष, मतलब मोक्ष का रास्ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पथ टू मोक्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको उपनिषद के बारे में पता होंगी। चलो मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा आ जाओ, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं या यहाँ पे कर दें, यहाँ पे जगह ही नहीं, चलो अब कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो देखो, किस उपनिषद में लिया गया है? कौन सा उपनिषद है भैया? तो ये मुंडको उपनिषद है, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद से इसका आंसर तुम लोग मार्क करो पहले, फिर बताता हूँ।
तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अब मुंडकोपनिषद के बारे में कुछ चीज़ें जानना है आपको। ये एक तो किसका उपनिषद है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। ठीक है, और यहीं से हमने क्या लिया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो महावाक्य है वो यहीं से मिला, जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह में सम्मिलित है ना। और ये लार्जेस्ट उपनिषद है, एक तो ये भी इसकी खास बात है। तो लार्जेस्ट उपनिषद है, तो ये भी आपको, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और क्या याद रख सकते हो इसके बारे में, आ जाओ। अच्छा, छंदोग्य उपनिषद के बारे में बताओ। ठीक है, तो इतना इसमें रख लो, बस हो गया। आप आगे करते हैं। छंदोग्य उपनिषद के बारे में क्या जानते हो तुम लोग। देखो, जो रिफर्स टू, मतलब ये जो छंदोग्य उपनिषद क्या होता है, ये पहले 3 जो आश्रम है उनको रिफर करता है। अगर उनके बारे में पूछा जाए और पूछा जाता है किससे संबंध है, किस उपनिषद से, तो रिफर्स टू फर्स्ट 3 आश्रम से। ठीक है, तो इतना एक पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, बस हो गया। और कुछ याद नहीं रखना तुम्हें, जो भी याद रखूँगा मैं सब बताऊँगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, इससे हम जो अश्वमेध यज्ञ है ना, आपके जो अश्वमेध यज्ञ हैं, तो अश्वमेध यज्ञ भी इसी से तो लिया गया है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञों की जानकारी हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। और यहाँ से कौन सा वाक्य लिखा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सुना है ना आपने इसको। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो महावाक्य है वो लिखा गया है बृहदारण्यक से। ठीक है, ज्योतिर्गमय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया, और एक और बात ये आपको याद रखनी है, जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है ना, तो याज्ञवल्क्य, ठीक है, तो याज्ञवल्क्य एंड गार्गी का जो संवाद है, ठीक है, गार्गी का जो संवाद है वो भी हमने बृहदारण्यक उपनिषद से लिया है। ठीक है, अब कठोपनिषद में क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है यम नचिकेता, जो यम और नचिकेता का संवाद है वो हमने कठोपनिषद में हमको मिलता है। ठीक है, तो यम और नचिकेता का जो संवाद है हमें कठोपनिषद से मिलता है। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, और अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रखना है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद जहाँ से हमने सत्यमेव जयते लिया था। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई। तो वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट में और पेट में, देखो जूनियर असिस्टेंट और पेट दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं, बताओ, कोई बता सकता है। वेदों के जो गद्य प्रकरण है उनको हम कहते हैं ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्राह्मण। अब इनको ब्राह्मण और क्या कहते हैं इनको, जो वेद का दूसरा भाग है, ब्राह्मण को वेद का सेकेंड भाग के नाम से भी जानते हैं, वेद का सेकेंड भाग। ठीक है, अच्छा आगे जगह है क्या, अच्छा जगह ही नहीं है यार, तुम लोग क्या ही करते हो। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वेद का जो सेकंड भाग है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ही यज्ञ और अनुष्ठान कराते हैं, ये भी आपको पता ही है। तो यज्ञ एंड अनुष्ठान कौन कराता है, ब्राह्मण। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो और कुछ क्या, अच्छा संहिता के बारे में क्या, संहिता को हम क्या कहते हैं, वेद का प्रथम भाग। तो वेद का प्रथम भाग क्या है, संहिता कहलाता है। तो वेद का प्रथम भाग है जो, उसको संहिता कहलाते हैं। और संहिता को ही हम मंत्रों का संग्रह, जो मंत्रों का संग्रह है वो भी हमें संहिता से ही मिलता है, वो मंत्रों का संग्रह। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अरंडक क्या है, अरंडक के बारे में भी लिख लेते हैं, आ जाओ। तो अरंडक के बारे में लिखो। तो अरंडक वेदों का थर्ड भाग है। ठीक है, तो वेदों का तीसरा भाग, जो वेदों का थर्ड भाग है उसको हम अरंडक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वेदों का तीसरा भाग अरंडक का नाम से। और अरंडक क्या होती है, अरंडक का मतलब होता है वन में जिसकी रचना की, जंगल में जिसकी रचना। ठीक है, तो वन में जिसकी रचना की गई, वन में या जंगल में जिसकी रचना हो उसको हम अरंडक कहते हैं। चलो अब आते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में भी लिखते हैं। तो उपनिषद को हम क्या कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, तो ये भी लिख लो। तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कब, यूपी SSC पेट। तो यूपी SSC पेट 2022 में। ठीक है, 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और ये इसमें क्या है, ज्ञान के सिद्धांत हैं, ज्ञान के सिद्धांत पर बल दिया गया है, ये लिख लो। तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल, ठीक है, तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो मैंने चारों के बारे में करा दिया, बट आपका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ। चलो तो ऋग्वेद, अच्छा देखो, अच्छा चलो ये तो पहले से कर रखे हैं हम लोगों ने। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद को हम ब्राह्मण ग्रंथ या ऐतरेय ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनको हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है,
अच्छा, ऋग्वेद उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का जो हमारा उपवेद है, उपवेद कौन सा है? उपवेद इसका हो गया आयुर्वेद, ठीक है। तो इसका उपवेद कौन सा? आयुर्वेद हो गया ऋग्वेद का, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। और इसका प्रवर्तक कौन है? ऋग्वेद का प्रवर्तक भी लिखो, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक को इनको क्या कहते हैं? प्रजापति, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो प्रवर्तक है प्रजापति, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब यजुर्वेद के बारे में करते हैं, आ जाओ। तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद के दोनों ब्राह्मण के नाम याद रखो। और इसका जो उपवेद है ना, इसका उपवेद लिखो। अच्छा, उपवेद, उपवेद क्या है इसका? उपवेद है इसका धनुर्वेद, ठीक है। तो उपवेद हो गया धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद उपवेद हो गया। और इसका प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक विश्वामित्र, ठीक है। तो प्रवर्तक कौन हो गए? विश्वामित्र जी, ठीक है। तो विश्वामित्र जी इसके प्रवर्तक होगा, ये भी ध्यान रखिए। सामवेद का ब्राह्मण क्या है? पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। तो पंचविश ब्राह्मण हो गया। इसका उपवेद कौन? गंधर्व वेद। अब मैं बार बार उपवेद नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। गंधर्व वेद हो गया उपवेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? नारद मुनि, ठीक है। तो नारद जी इसके प्रवर्तक है, ठीक है। चलो, अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? गोपथ ब्राह्मण है, इसका ब्राह्मण वेद गोपथ नाम से। और इसका उपवेद कौन है? शिल्प वेद, ठीक है। तो इसका उपवेद है शिल्प वेद। और प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र जी, सॉरी विश्वकर्मा जी, ठीक है। तो विश्वकर्मा जी, विश्वामित्र किसके प्रवर्तक है? विश्वामित्र यजुर्वेद के प्रवर्तक है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसी में अथर्ववेद में ही आपको एक और डाटा मिलता है। अथर्व वो लिख लो यार, कहीं फिर आगे मौका मिले ना मिले बताने का, तो यहीं पर लिख लो। तो अथर्ववेद में मिलता है प्रजापति की दो पुत्रियाँ। कौन सी हैं? प्रजापति, प्रजापति की दो पुत्री, उनका नाम क्या है? तो प्रजापति के दो पुत्री है, उनको क्या क्या नाम है? सभा एंड समिति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सभा एंड समिति, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में यहीं पर याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। न्याय दर्शन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताओ भाई, न्याय दर्शन का संबंध किससे है? तो देखो, दर्शन के बारे में हम करते हैं, ठीक है। दर्शन के बारे में वेदांग भी हमें करना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जगह तो अपने पास पर्याप्त है ना। चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। दर्शन टोटल कितने आपको पता है? ठीक है, दर्शन टोटल कितने पता हैं आपको? तो एक तो पहला हो गया न्याय दर्शन, बताना है किसने दिया है, ठीक है। सब आप कमेंट करो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी, सांख्य दर्शन बताओ, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिका दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी मत छोड़ना, ये सब कुछ नोट कर लो। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांता के प्रवर्तक कौन है? अब बताओ, सबके बता दो। देखो, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करवा दूंगा आपके यहीं पर, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के तो हो गया ऋषि गौतम। तो गौतम जो ऋषि थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, गौतम ऋषि। तो यही तो पूछा गया था, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया पहले तो आपका, ठीक है। तो गौतम ऋषि। सांख्य दर्शन क्या हो गया? कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जी हो गए, ओ क्या लिख रहा हूँ, तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन, वैशेषिका दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद, कणाद याद रखना, कणाद, ठीक है। तो हिंदी में आपको कणाद याद रखना, कणाद, कणाद मुनि सुना है ना आपने। चलो, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये तो आपको सबको जानता है, पतंजलि है ना, पतंजलि बाबा। चलो, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी, ठीक है। तो मीमांसा दर्शन के जैमिनी प्रवर्तक थे, ये सब पूछे जाते हैं। वेदांता के प्रवर्तक कौन थे? बदरायन, ठीक है। तो वेदांता के प्रवर्तक थे बदरायन, ठीक है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसके। अच्छा, आपको 6 वेदांग के नाम पता है? वेदांग भी यहीं कर लो, ठीक है। तो 6 वेदांग के नाम भी यहीं पे कर लो। तो टोटल 6 वेदांग होते हैं, 6 के 6 नाम लिख लो, ठीक है। एक पहला हो गया शिक्षा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? पहला शिक्षा हो गया। दूसरा कौन सा? निरुक्ता, ठीक है। दूसरा हो गया निरुक्ता, शिक्षा हो गया, निरुक्ता हो गया। तीसरा कौन सा है? छंद, ठीक है। छंद याद रखो, छंद, ठीक है। तीसरा छंद, ये 3 हो गए। अब 3 और बचे हैं, तो 3, एक ज्योतिषी हो गया, हाँ ज्योतिषी, ठीक है। तो ज्योतिषी हो गया। और फिर कौन सा? व्याकरण, ठीक है। तो 5वां कौन सा हो गया? व्याकरण हो गया। और 6वां कौन सा हो गया? 6वां और लास्ट कल्प, कल्प वेदांग, ठीक है। तो ये 6 के 6 वेदांग के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये भी आपके 6 वेदांगों के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्ता किसको दी गई थी? तो ऋग्वेद के बारे में कुछ चीज़ें बताओगे क्या?
बहुत इसी से क्वेश्चन बनते हैं, वेदों में मोस्टली इसी से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहले 1028, 1028 क्या नंबर लिख दिया मैंने, 1028 हिम्स मतलब 1028 सूक्त हैं इसमें ऋग्वेद में, ठीक है, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जा चुका, ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आए थे क्वेश्चन। और क्या जानते हो ऋग्वेद के में, इसमें 10,552 मंत्र हैं। तो 10,552 मंत्र हो गए इसमें। और इसके जो पढ़ने वाला होता है ना, ऋग्वेद को जो पढ़ता है, तो पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को कहते हैं हम होत्र। तो ठीक है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला, उच्चारण करने वाला होत्र कहलाता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसमें क्या है, पूछा क्या क्या है, जगह है क्या आगे, चलो चलो यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, आगे ही कर दूँ। तो इसमें देखो क्या पूछा गया है, तो मैक्सिमम बार किसकी चर्चा हुई है, ठीक है। तो मैक्सिमम बार हमारे इंद्र भाई साहब की चर्चा हुई है, वज्र के देवता है ना, इंद्र की चर्चा कितनी बार, 250 बार हुई है, 250 बार। और फिर अग्नि की चर्चा भी हुई है, अग्नि की भी चर्चा हुई है इसमें कम से कम 200 बार, ठीक है, 200 बार अग्नि की चर्चा हुई। और क्या रखोगे, और विष्णु, विष्णु भगवान की कब कितनी चर्चा हुई, विष्णु भगवान की हुई थी 100 बार, ठीक है, 100 बार विष्णु की चर्चा हुई। गाय माता की, गाय माता की चर्चा कितनी बार हुई, तो 176 बार। अच्छा ये नंबर पूछेगा नहीं यार, तुम लोग मत परेशान होना कि सर क्या लिखना, क्या रटना है क्या, इन्हें बिल्कुल नहीं रटना, बस मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना देख लो, इसी से याद रह जाएगा आपको। तो इंद्रा, अग्नि, विष्णु, बस ये टॉप 3 याद रख लो, बस हो गया, और ज़्यादा कुछ नहीं, परेशान नहीं होना ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इंद्र की सबसे ज़्यादा बार चर्चा हुई है, यही पूछा जाता है और कुछ पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई साहब, आ जाइए 12 नंबर। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ठीक है। देखो अच्छा ऋग्वेद के बारे में चलो फिर से, अब ऋग्वेद करना ही है तो कर ही लेते हैं फिर से। तो ऋग्वेद, अच्छा ऋग्वेद में क्या बात है ना, ऋग्वेद के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो ऋग्वेद में कितने टोटल, कितने 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं टोटल, ठीक है, 10 मंडल ऋग्वेद में टोटल है, 10 मंडल आपको पता है ना इनको। तो 10 में से देखो जो 2 से 7 तक हैं, 2 से 7 तक हैं, इनको प्राचीनतम कहा जाता है, प्राचीनतम माना जाता है। और जो पहला और 10वां है, फर्स्ट एंड 10, इनको नवीनतम माना जाता है, ठीक है। तो नवीनतम यही है, तो नवीनतम यही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या बात की गई, आओ मैं दिखाता हूँ इधर। तो पहले इधर ही कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो देखो जो थर्ड मंडल है, सब तो याद नहीं करना, जो थर्ड मंडल है, ये मंडल ही है, ठीक है, आपके मंडल है। थर्ड मंडल में किसके, गायत्री मंत्र के बारे में बात की गई है। तो गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया, थर्ड मंडल में है। और जो किसके द्वारा, बाई विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जी द्वारा कहा गया है, विश्वामित्र जी, ठीक है, विश्वामित्र जी द्वारा। और इसी में किसका, थर्ड मंडल में ही, ठीक है, इसमें गायत्री मंत्र है ना, तो गायत्री मंत्र, हाँ, इस गायत्री मंत्र में सावित्री देवी, ठीक है, सावित्री देवता को पूजा की गई है, सावित्री देवता की पूजा हुई है इसमें, सावित्री देवता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सावित्री, ठीक है। तो सावित्री देवता की पूजा हुई है, ये यूडीए एलडीए में पूछा गया था, 2015 को क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक तो बात, ये बात याद रखना। और देखो 2 बात और मैं यहीं पर लिख देता हूँ। एक तो देखो 6th मंडल में, 6th मंडल किसके द्वारा, भारद्वाज मुनि के द्वारा, ठीक है, ये भारद्वाज मुनि के इसके मतलब पालनहार है। और 7th में किसके द्वारा, 7th में वशिष्ठ मुनि, ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा, ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि। और देखो तो ये तो आप चलो हो गए। और बाकी अब एक 9th मंडल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो 9th और 10th ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 9th में क्या हमने बात की, तो सोम को समर्पित है। तो जो 9th मंडल है सोम को समर्पित है, इसलिए हमको इसको हम सोम मंडल भी कहते हैं। तो सोम को समर्पित, सोमदेव को समर्पित है, इसलिए हम इसको क्या, सोम मंडल के नाम से जानते हैं, तो सोम मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं 10वें पे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट है एक तो, और नवीनतम भी है, ठीक है, लास्ट है। और इसको पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो पुरुष सूक्त का इसमें वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त मतलब इसमें पूरे 4 वर्ण व्यवस्था जो है ना, इसी में वर्णन है, 4 वर्ण की जो व्यवस्था है इसी में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। 4 मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी अपनी, इसमें वर्णन किया गया है। और इसी में देवी सूक्त का उल्लेख किया गया है। वैसे देवी सूक्त वाला क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं किसी ने, बट आगे पूछ सकता है, इसलिए लिख लो, क्योंकि धीरे धीरे पहुंच रहा है ना उन क्वेश्चन में बनाने की तरफ, ठीक है। चलिए तो आपको करेक्ट है, ठीक है। तो ये 10 के अब जो भी इंपॉर्टेंट थी मंडलों के बारे में मैंने करा दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो, तो प्राचीन काल में अस्किनी किस नदी को कहा जाता था। अच्छा ये क्वेश्चन तो आता है, यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया था 2nd शिफ्ट में। तो सारी नदियों के बारे में देख लो आओ तुम लोग, सारी नदियों में से ज़्यादा पूछा नहीं जाता। चलो तो देखो अस्किनी किस नदी को, अस्किनी हम कहते थे चिनाब नदी को, चिनाब इसका करेक्ट आंसर है, चिनाब को हम क्या कहते थे, अस्किनी।
तो ये इसको हम क्या कहते थे, अश्किनी। अच्छा अभी चेनाब के बारे में कुछ पता है? इसका आर्क ब्रिज बनाया गया है, सबसे ऊंचा है ना, तो आर्क ब्रिज बना है इस पर, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा भाई, एफिल टावर से भी ऊंचा। ठीक है, चलो आओ और देखो कुछ चीज़ें देख लो। तो सतुद्री नदी किसको कहते थे? सतलुज को हम सतुद्री कहते थे। रावी को क्या कहते थे? परुशनी। चिनाब को कहते थे अश्किनी। झेलम को कहते थे बितस्ता, झेलम वाला इंपॉर्टेंट है। और ब्यास को कहते थे बिपाशा। ठीक है, तो चलो सरस्वती नदी को क्या कहते थे? ठीक है, सरस्वती नदी को कहते थे हम घग्गर नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, घग्गर नदी के नाम से सरस्वती नदी को जानते थे। और क्या 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 और क्या जानते थे यार हम लोग? अच्छा चलो इतना, चलो ये तो ठीक है, हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और चलो देखो, तो अब गाय को क्या नाम से जानते थे? गाय को हम जानते थे अघन्या, गाय को जानते थे अघन्या के नाम से। और पुत्री को क्या कहते थे? दुहिता। पुत्री दुहिता मतलब ये जो गाय का दूध निकालने वाली होती थी उनको पुत्री कहते थे, मतलब दुहिता कहते थे, उन्हीं को हम पुत्री के नाम से जानते थे। ये भी कुछ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चिनाब इसका। ठीक है, चलिए इन्हीं में से पूछा था जो भी नाम होते हैं, बाकी ऐसे तो बहुत नाम है, क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग। चलो, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो ये देखो, इनको वर्षा के देवता कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन तो आप छोड़ो, ठीक है, इनको वर्षा के देवता कहते थे। ठीक है, चलो अब इंद्र को किसके देवता? युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था, दुर्गों को तोड़ने वाला या पुरंदर कहते थे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। इंद्र अच्छा वर्षा के देवता भी हैं, और ये युद्ध के देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर या वर्षा या चक्रवात के देवता। रुद्र पशुओं के देवता हैं, वरुण जल का देवता है, अश्विनी दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता हैं, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता है, और उषा को प्रगति व उत्थान की देवी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वर्षा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी कर व्यवस्था प्रचलित थी? कौन सी कर व्यवस्था प्रचलित थी भैया, बताओ। अब कर व्यवस्था सर ये भी प्रचलित थी? हाँ बिल्कुल प्रचलित थी। चलो बताओ भाई, ये तो बता दो यार। अच्छा, चौथ और सरदेशमुखी किसकी थी? चौथ और सरदेशमुखी जो थी ना, ये किसकी थी? मराठा की थी, मराठाओं की थी चौथ और सरदेशमुखी। ये मराठा से संबंधित थी। जिजिया किससे संबंधित थी? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद है ना, खिलजी वंश। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम पर लगती थी, नॉन मुस्लिम पर लगती थी जिजिया, है ना, नॉन मुस्लिम पर, जो मुसलमान नहीं होते थे उन पर लगती थी। और कौन कौन सी यहाँ पर खिलजी में और कौन कौन सी थी? तो यहीं पर देखो खराज, खराज याद है ना, खराज भी लगती थी। खराज मतलब ये लैंड टैक्स था, खराज जो थी आपकी लैंड टैक्स थी। और घराई जो हाउस टैक्स थी, तो घराई भी लगती थी इसमें, जो हाउस टैक्स था। और चराई भी तो थी, और चराई। ठीक है, तो जो मतलब जो चरवाहों के लिए जो टैक्स था उनको चराई कहते थे, चराई। ठीक है, तो ये 4 टैक्स आपको पता है ना, जिजिया, खराज, घराई, चराई, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के देन है। और वैदिक एज में बलि और भाग, ये आपका करेक्ट आंसर है। वैदिक एज में हो लगता था बलि और भाग, जो कि लगभग कितना था? ये लगभग 1/6 से लेके 1/12 तक था। इसमें से इसके अंदर कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बलि और भाग। ठीक है, चलो अच्छा, वैदिक एज अब कुछ चीज़ें जगह ही नहीं है यार, चलो यहीं पर कर देते हैं। और जो टैक्स कलेक्टर थे उसको क्या कहते थे वैदिक एज में? टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे वैदिक एज के? तो टैक्स कलेक्टर कहलाता था हमारा संग्रहिता या भागदुहा। ये पूछा गया, संग्रहिता तो नहीं, पर भागदुहा का काफ़ी नाम आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो भागदुहा, संग्रहिता या भागदुहा कहते थे टैक्स कलेक्टर को। और टैक्स पेयर क्या कहलाता था? जो टैक्स देता था। तो टैक्स पेयर क्या कहलाता था? ये वैश्य कहलाते थे। ठीक है, तो वैश्यों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, ब्राह्मण वामन लोग सब फ्री थे। अच्छा, कारपेंटर को क्या कहा जाता था वैदिक एज में ही? कारपेंटर जो बढ़ई होते थे उनको क्या कहते थे? कारपेंटर को हम कहते थे तक्षम। इनको क्या कहा जाता था? तक्षम। जो बढ़ई लोग होते थे ना, मतलब लकड़ी का काम जो करते थे, उनको तक्षम कहते थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बलि और भाग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए भाई। ये सॉरी, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद मिलता है? अच्छा देखो, हाँ ये किन 2 नदियों को, ब्यास एंड सतलुज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेट में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो ब्यास एंड सतलुज का नाम आता है। तो इनको हम देवी के रूप में पूजा करते थे, तो देवी रूप में पूजा होती थी, ये विश्वामित्र जी ने कहा है। और जो ये संवाद है ना, इस संवाद को विश्वामित्र के साथ जो संवाद है, ठीक है, ये विश्वामित्र जो संवाद है, इसको हम ऋचा के नाम से जानते थे। ठीक है, जो आपको ऋचा सुना है आपने, ऋचा, तो ऋचा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखिए, बस हो गया।
सो यहीं से आपकी क्लास की आज की समाप्ति होती है। कल आपके आगे के जो दो टॉपिक होंगे उनके बारे में चर्चा होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब दे दीजिए, ये तो आपके लिए अच्छा होगा, इसी क्लास से हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। और जिसने आंसर नहीं किया ना बेटा, तुम लोग अगली क्लास में फिर मिलना। तो वैदिक युग में परिवार की मूल संरचना क्या थी, इन सबके आंसर मुझे चाहिए और मैं अगली क्लास में इनके डिस्कस कराऊंगा। डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है। तो सिंधु घाटी का बंदरगाह शहर कौन था, इनमें से बताओ कौन सा है, और वैदिक युग में परिवार की मूल संरचना क्या थी। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर करके बताइएगा मुझे। और इस क्लास को बिना लाइक के मत जाना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, क्योंकि अब 1 महीना बचा है। 1 महीने में मैं आपकी जीएस पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है। तो बस आप बस रेगुलर आते रहो और पूरी क्लास करते रहो, अच्छे से नोट्स बनाते रहो। बाकी जीएस में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं पेट में। ठीक है। चलिए, पेट का यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, इस क्लास से आपका बढ़िया से होने वाला है। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को 4 बजे फिर। ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।